विश्व कविता दिवस हर कवि, हर लेखक के लिए एक अहम दिन माना जाता है। कविता हर किसी के जीवन में मायने रखती है, भले हम माने या ना माने, क्योंकि हर किसी को संगीत से प्रेम होता है किसी न किसी तरीके से। टाइटल भी दिलचस्प है, फाइंड मी लेनर्ड कोहेन। लेनर्ड कोहेन एक कनाडा के मशहूर सिंगर, पोएट, नॉवेलिस्ट, कई चीज़ें करते थे वो। पहले फॉर्म से बंधी हुई थी कविता और बाद में 20वीं शताब्दी में आज़ाद हो गई। अमीर खुसरो के 800 साल पुराने गाने, छाप तिलक इत्यादि हम अभी तक सुन रहे हैं, गा रहे हैं। ये कविता में वो हमारे अंदर है। ये कई चुनौतियां हैं। पहला तो कि लोगों की पढ़ने लिखने की आदत जाती जा रही है और कविता को समझने के लिए ठहराव होना चाहिए। शब्दों की खुशबू, एहसासों का रंग, कविता है दिल का सबसे मीठा संग। जो हम कह ना सके वो हम करके दिखाते हैं, वो हम लिख करके दिखाते हैं। हर दर्द, हर खुशी को शब्दों में गढ़े, वो है कविता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व कविता दिवस है। विश्व कविता दिवस हर कवि, हर लेखक के लिए एक अहम दिन माना जाता है और इसी के लिए आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित जी मौजूद है, जो एक है तो प्रोफेसर और दूसरा लेखक भी है, कवि भी है। अब क्या नाम दे, आज खुद अमित जी हमें बताएंगे कि आखिर ये प्रोफेसर है या फिर लेखक है या कवि है। और आपको एक बात और बता दूं, ये काफ़ी समय पहले एक जर्नलिस्ट भी हुआ करते थे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके जर्नी के बारे में, कैसे आपने कविता की शुरुआत करी थी, कैसे आप प्रोफेसर लाइन में आए और दूसरी बात आप जर्नलिस्ट भी थे पहले, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, कविता का शौक बचपन से ही था। विद्यालय में वो हमारे स्कूल में, मैं बोकारो में पला बढ़ा, सेंट ज़ेवियर स्कूल में पढ़ता था। वहाँ एलिक्यूशन होते थे और कई तरह के आयोजन होते थे विद्यार्थियों के लिए। तो उसमें मुझे ख्याल आया, मैं लिखता था, तो मैंने अपनी टीचर से पूछा कि क्या मैं अपनी कविता पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने इनकरेज किया और मैंने पढ़ी अपनी कविता। तो वहीं से एक तरह से कक्षा 6 से शुरू हुई मेरी अरे यात्रा। सर, कक्षा 6 की मैं पहली कविता सुनना चाहूँगी, अगर अब आपको याद हो तो याद नहीं है, अच्छा। पर वो दिल्ली यात्रा के विषय में था और अच्छा। एक तरह से प्रिमॉनिशन हो गया कि फाइनली मैं दिल्ली में ही, ऐसा लगा रहा। स्कूल में लिखा, फिर कॉलेज में भी अंग्रेज़ी की पढ़ाई की, सेंट स्टीफेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर जेएनयू में। तो साहित्य की पढ़ाई कर रहा था और साथ में एक लेखक भी, धीरे-धीरे लेखन का कार्य भी चल रहा था। इसी क्रम में जर्नलिज़्म भी ट्राई किया। पत्रकारिता 3 साल की मैंने आउटलुक में और इंडिया टुडे में। तो वो भी काफ़ी अच्छा वक़्त था। पर फिर क्योंकि साहित्य में बहुत रुचि थी, तो वापस तो पीएचडी किया मेन मैंने। रीज़न जो था आपका जर्नलिस्ट छोड़ने का, वो था यही कि आपको साहित्य में जाना था। जी, और साहित्यकार जो कह सकता है वो पत्रकार नहीं कह सकता। हालाँकि पत्रकारिता की अपनी खूबियाँ हैं, हाँ। भाषा को टाइट करने का, कि आपको 300 शब्दों में लिखना है, 400 शब्दों में कठिन से कठिन बात लिखनी है। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया बेशक। लेकिन साहित्य अपने आप में बहुत अलग विधा है। जितनी फ्रीडम है, और ना सिर्फ फ्रीडम, जो अलंकार हैं, जिस तरीके से आप लिख सकते हैं खूबसूरती से, वो ना आलोचक कर सकता है, ना पत्रकार कर सकता है। तो एक बार कविता में अगर आपका दिल लग गया तो फिर और कहीं लगना मुश्किल होता है। अच्छा, पहली कविता जानना चाहूँगी मैं आपकी, कौन-सी पहली कविता जो आप पब्लिक हुई आपकी? अम, अब ये पता नहीं, कॉलेज के समय कुछ पोएट्री कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता था, तो उसमें कुछ प्राइज़ मिले थे, तो याद नहीं है। पर ये पहली किताब है, फाइंड मी लेनर्ड कोहेन, आई एम ऑलमोस्ट 30। ये 2018 में प्रकाशित हुई थी, रेड रिवर प्रकाशन से। इसमें इसकी पहली कविता मैं आपको बता सकता हूँ बेशक। अम, तो ये टाइटल भी दिलचस्प है, फाइंड मी लेनर्ड कोहेन। लेनर्ड कोहेन एक कनाडा के मशहूर सिंगर, पोएट, नॉवेलिस्ट, कई चीज़ें करते थे वो। उनका देहांत 2016 में हुआ। तो उनका तरीका बहुत ही यूनिक था। आज जहाँ फ्री वर्स, खुले छंद का प्रयोग करते हैं और उस तरह का, उसमें वो बहुत ही लय, मेलोडी के साथ और रिदम के साथ लिखते थे। तो मुझे बहुत पसंद आया। तो एक तरह से मैं भी मेलोडी और रिदम में लिखता हूँ।
तो ये पहली किताब ट्रिब्यूट है लेनर्ड कोहेन को। सर अगर बात करें कि आपके लिए कविता क्या मायने रखती है तो इसके बारे में जानना चाहूँगी। कविता बहुत मायने रखती है और कविता हर किसी के जीवन में मायने रखती है, भले हम माने या ना माने, क्योंकि हर किसी को संगीत से प्रेम होता है किसी न किसी तरीके से, या आपको उसमें बहुत ज़्यादा रुचि है तो आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्लासिकल फॉर्म्स को डीप, या फिर आप पॉपुलर म्यूज़िक में रहते हैं, है तो सब कविता ही। और सब लोग जो आजकल सोशल मीडिया पे 2-3 लाइनें होती हैं वो भी लोग एक दूसरे को भेजते हैं, बिल्कुल। कोट करते हैं, तो मायने तो सबके जीवन में है, भले ही आप माने या ना माने। कविता क्योंकि वो जीवन को समझने का एक तरीका है जिसमें अनकही बातें कही जा सकती हैं, और उसमें जो खामोशी होती है वो भी बहुत कुछ कह जाती है, जो कि कह सकते हैं कि और किसी तरह के लेखन में नहीं है। जैसे रिपोर्टिंग में आप किसी डिज़ास्टर का ज़िक्र करते हैं कि फलानी जगह एक्सीडेंट हुआ, स्टैम्पीड हुआ, या कुछ भी हुआ, ब्रिज गिर गया, तो उसमें आप संख्या का या डिज़ास्टर की बात करते हैं, लेकिन जो संवेदना होती है, जिस पीड़ा से लोग गुजरते हैं, या जीवन में आप जिस खुशी से गुजरते हैं, वो कविता जिस बखूबी तरीके से कैप्चर करती है। तो गाने जो अमीर खुसरो के 800 साल पुराने गाने, छाप तिलक इत्यादि हम अभी तक सुन रहे हैं, गा रहे हैं, ये कविता में वो हमारे अंदर है। अरे सर आपका फेवरेट कवि के बारे में जानना चाहूँगी। आपका फेवरेट कवि कौन है? यही जिनका ज़िक्र किया मैंने, लेनर्ड कोहेन, ये कनाडा के कवि थे। अच्छा ये स्टार्टिंग से ही थे कवि आपके नहीं, फेवरेट? ये इनसे परिचय मेरा ग्रेजुएशन के दिनों में हुआ कॉलेज में। उसके पहले और बहुत सारे कवि हैं हिंदी में, जैसे रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने रश्मि रथी लिखी, जो कर्ण के जीवन के बारे में, और महाभारत का भी बहुत अच्छा अकाउंट है, उससे अच्छी बेहतर कविता महाभारत के बारे में शायद नहीं है। और अंग्रेज़ी में सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम बटलर यीट्स, ये सब स्कूल में जो पढ़े थे, सिल्विया प्लैथ, सब बेहतरीन कवि कवियत्री हैं। जी। सर आज के दौर में कविता लेखन में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये कई चुनौतियाँ हैं। पहला तो कि लोगों की पढ़ने लिखने की आदत जाती जा रही है, और कविता को समझने के लिए ठहराव होना चाहिए कि किसी एक कविता को पढ़ने के लिए आज भी मुझे 3-4 बार पढ़ना पड़ता है। अगर आप बोलिए जॉन कीट्स की कविता पढ़ रहे हैं, या हिंदी में ही मुक्ति बोध की पढ़ रहे हैं, या किसी की, तो 3-4 बार जब तक आप उसका स्वाद लेकर पढ़ेंगे, उसके कई लेयर होते हैं, मतलब वो तब तक वैसे नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। तो आजकल किसी के पास वैसा ठहराव ही नहीं है, क्योंकि हमको स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई है, 15-15 सेकंड की है। तो वो ठहर कर विचार करना, दोबारा से पढ़ना, सोचना उसके बारे में, और एक तरह से वो आपके जीवन का हिस्सा भी बन जाता है ना। कई जिन राइटर्स को आप पसंद करते हैं, आप उनको कोट करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, किसी से बात हो रही हो तो आप बीच में बोलते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ, और फिर आप 2 लाइन कोट करते हैं कहीं से, है ना? तो वो फोकस हमारी जीवन से जो जा रहा है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। पर सब कुछ एक चक्र है, तो सब कुछ घूम के आता है। तो इंस्टाग्राम पे भले ही ये 3-4 लाइनें आ रही हों, गालिब की, मीर की, कहीं से भी, या ठीक से सोर्सेस भी लोग एट्रीब्यूट नहीं करते, जो भी हो, पर किसी प्रकार की दिलचस्पी जो यंगस्टर्स में गायब होती जा रही थी, वो वापस तो आ रही है। तो एक चक्र है, ये वापस आता है और फिर वापस आएगा, क्योंकि लोगों की जीवन इतनी तेज़ हो गई है कि किसी एक मोड़ पर जाकर फिर से उन्हें ठहराव की ज़रूरत होगी। अच्छा सर आज के समय जो है डिजिटल युग है, हर कोई डिजिटल से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो बुक्स को पढ़ पाते हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देख लेते हैं। सबसे थोड़ा अंतर जानना चाहूँगी मैं, किताब में क्या अंतर होता है और उस डिजिटल में क्या अंतर? ये बहुत फ़र्क है। 1500 पन्ने और 15 सेकंड में तो फ़र्क होता ही है। अब पहले भी ऐसा होता था कि कई विद्यार्थी जो है वो गाइड बुक से पढ़ लेते थे। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ है उसमें तो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको सचमुच ज्ञान हासिल करना है, नॉलेज प्रोडक्शन करना है, तो खूबसूरती तो लिखने रास्ते में होती है ना, मंजिल में नहीं होती है वो खूबसूरती। तो जैसे आप लियो टॉल्स्टॉय का एना कैरेनिना पढ़ें, या दोस्तोयेवस्की का पढ़ें,
तो आपको मैं 2 पन्ने में कहानी इंस्टाग्राम पे बता सकता हूँ। जैसे दोस्तोयेवस्की क्राइम एंड पनिशमेंट में एक यंग लड़के ने एक बूढ़ी औरत को मारा, फिर उसको गिल्ट महसूस हुआ, ग्लानि महसूस हुआ। 3 पन्ने में मैं आपको कहानी बता सकता हूँ। लेकिन उससे दोस्तोयेवस्की के लेखन की खूबसूरती और मानव मस्तिष्क के अंतर्द्वंद्व जो साइकोलॉजिकल बैटल हमारे अंदर होते हैं, वो आपको नहीं पता चलेंगे। तो ये हमेशा से ही रहा है, शॉर्टकट्स हमेशा से ही रहे हैं और ये आवश्यक है तो ये है कि हम किस तरह से इसको लेते हैं। डिजिटल मीडिया बहुत एडवांटेजियस है कि आज बहुत चीज़ों से आप कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे राइटर्स बुक्स को जान सकते हैं जो पहले एक्सेस नहीं था, सिर्फ बुक स्टोर्स में था, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वो हमें बैलेंस तलाश करने की ज़रूरत है कि हम कितना डिजिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं और किस तरह से। तो मान लीजिए कि आपको किसी मशहूर शायर का कुछ दिखा इंस्टाग्राम पे, पर हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, पर जो गूढ़ व्यक्ति है, वन हू विल डाइव डीप एज़ जॉन ड्राइडन सेज़, वो फिर तलाशेगा। तो मैं आपको खुद का एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ये बचपन में मोहरा फ़िल्म का गीत था, तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त। अब म्यूज़िक बड़ा अच्छा था और मैंने कहा कि ये जो है इनके बस की बात नहीं है, जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, शायद अब याद नहीं मुझे नाम, ये कहीं और से आ रहा है। देन यू डाइव डीप। उस समय का पॉप कल्चर भी वैसा ही था, तो नुसरत फ़तेह अली खान थे। बॉलीवुड उनके गाने चुरा भी रहा था और उन्हें एज़ बतौर आर्टिस्ट न्योता भी देता था, तो दोनों बातें थी। इससे उन्हें कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। उनका भी यही मानना था कि संगीत अपना पथ पानी की तरह खुद खोज लेगी और यंगस्टर्स को अगर ये म्यूज़िक पसंद है, तो ठीक है। इसके ज़रिए वो हमारे सूफ़ी संगीत तक पहुँचेंगे। उसी ज़रिए से मैं पहुँचा एज़ क्यूरियोसिटी। तो वही है कि आप कुछ देखते हैं इंस्टाग्राम पे, वो झलक है, वो बहुत अच्छी बात है, ट्रेलर है, पर उसमें और जिज्ञासा डालकर क्यूरियोसिटी जो होनी चाहिए हम सब में कि कौन है ये राइटर जिसने इतनी अच्छी लाइनें लिखी हैं, उसका और पढ़ें। और तरीका तो एक ही है, इनपुट आउटपुट, जितना आप में इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। तो अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप अच्छा लिख भी पाएँगे और अगर सतही पढ़ाई की है तो सतही लिख पाएँगे। तो ये क्राइसिस ज़रूर है इस वक़्त, लेकिन मानव इतिहास बहुत लंबा है और इसमें बहुत चैलेंजेस हमने ओवरकम किए हैं, तो होपफुली ये भी हमें समय रहते मैच्योरिटी आ जाएगी कि इंटरनेट को, ऑनलाइन मीडिया को कैसे हैंडल करना है। सर, अगर बात करें, जैसे आपकी बुक जो है वो कहानी की भी पब्लिश हुई है काफ़ी ज़्यादा जी। और आपकी ये पोएट्री की भी हुई है। जी। तो मैं रुचि के बारे में जानना चाहूँगी, आपकी रुचि सबसे ज़्यादा किस में रहती है? रुचि सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से कविताओं में ही है। और सब कुछ ऐतिहासिक तौर पे कविता ही है। कविता में कौन-सी कविता? किसी भी प्रकार की कविता तो किसी कविता होती है। प्रकार की कवि नहीं, किसी के अंदर होता है कि कोई एक टॉपिक लेके चलते हैं कविता नहीं, किसी वैसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि सभी कुछ कविता है। जैसे पहले गाँव में अभी भी रामलीला होती है या महाभारत का पाठ होता है, पांडवानी होती है। तो वो क्या है, वो कहानी ही सुना रहे हैं ना। पहले लोग गा-गा के सुनाते थे। वो धीरे बाद में प्रिंटिंग प्रेस आया तो प्रोज़ में लिखने लगे। तो प्रोज़ तो बहुत नई चीज़ है और गा के सुनाना कविताओं में, और कविताएँ लोग याद रखते थे क्योंकि वो स्मरणीय हैं। इतने यादगार लाइन होते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको पूरे के पूरे गाने याद होते हैं ना। एफ़एम पे आपने अनमने होके सुना, ध्यान दे के भी नहीं सुना, पर पूरा गाना आपको याद होता है। तो उसी तरह कविताएँ तो हमारे कल्चर का पार्ट है, कल्चरल मेमोरी का पार्ट है। तो कविताओं को अगर हम अच्छे से समझ जाएँ या उसके साथ संघर्ष करें, तो बाकी जो फ़ॉर्म्स ऑफ राइटिंग है वो आसान हो जाते हैं। सर, लगभग कितनी आपकी बुक अभी तक पब्लिक हो गई होगी? जी, किताबें तो इस वक़्त 3 हैं, 2 कविताओं की संग्रह और एक नॉन फ़िक्शन जॉन लैंग पे, जो कि झाँसी की रानी के वकील थे, ऑस्ट्रेलिया से सर, थे। वो किस समय की है? अ, अगर सन की बात करें तो? कहानी वो 1840 से 1860 की है, 1857 की कहानी है और मैंने इस पे रिसर्च किया। जॉन लैंग करीब-करीब एक खोए हुए फ़िगर थे, दुनिया भूल चुकी थी उनको, तो उनके मृत्यु के करीब 120 साल बाद मैंने उनको वापस गढ़े। अपनी बुक में। जी, और उसके अलावा दारा शिकोह पे एक किताब लिख रहा हूँ। दारा शिकोह जो औरंगज़ेब के बड़े भाई थे और सूफ़ी थे, जिसकी औरंगज़ेब ने हत्या करवा दी थी। उन पे एक किताब आ रही है इस साल और एक कविताओं की संग्रह और आ रही है। सर, लगभग एक बुक्स को करने में आपको कितना समय लग जाता होगा? डिपेंड करता है। जैसे
कविताएं तो लगातार लिखते रहते हैं, हाँ। तो एक साल में एक हो जाती है। और जो नॉन फिक्शन है, हिस्ट्री, इतिहास लिखना, हालांकि उसको इतिहास में नहीं बोलता हूँ क्योंकि नॉन फिक्शन मैं क्रिएटिव तरीके से लिखता हूँ, एक नॉवेल के तरीके से, बट विथ ऑल प्रूफ, सारे प्रमाणों के साथ ही। तो उसमें बहुत वक्त लगता है। से जॉन लैंग में 4 साल से ज़्यादा लगे थे शोध रिसर्च करने में। दारा शिकोह में भी 4 साल से जा अच्छा सकता सर, है। कई बार आपके साथ ऐसा भी पर हुआ होगा, आप चल रहे हो और रास्ते में दिमाग में, क्योंकि कवि को कह नहीं सकते मन में कब क्या आ जाए, जी आपके मन में चल रहा होगी कुछ अच्छी सी लाइन तो रुक करके लिखे होंगे, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हमेशा ही होता है। और अब तो फ़ोन होता है तो फोन में टाइप कर लेते हो? फ़ोन में नोट्स में टाइप कर लेते हैं हम। और कुछ मित्र हैं जो शौकीन हैं, उनके साथ उनका फीडबैक भी ले लेते हैं कि आपको अच्छा, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है। सर, मैं आज की और पहले के कवि के बारे में अंतर जानना चाहूंगी, कविताओं के बारे में अंतर चाहूंगी। पहले कविता किस तरीके के हुआ करते थे और अब की कविता किस तरीके की? ये फॉर्म जो है वो हमेशा से ही आलोचक उसको कैटेगराइज करते हैं कि इस तरह का है, पर लेखक कभी उस बाउंड्री को मानते नहीं। अब अनफॉर्चुनेटली मैं आलोचक भी हूँ एज एक एकेडमिक पर्सन होने के कारण, और लेखक भी। तो पहले ये था कि ज़्यादा जो नियम थे कविता के उसको फॉलो किया जाता था, फॉर्म के। सर, नियम क्या, किस तरीके के नियम? जैसे लय के, मीटर के। जैसे शेक्सपियर के प्लेज में एक आयम्बिक पेंटामीटर होता है, उसमें 5 बार ऐसे आवाज़ आएगी। लॉन्ग, जैसे नेहरू जी का जो स्पीच है, लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्विस्टेड, हर लाइन में 5 बार वो अप एंड डाउन होगा। तो वो मीटर, फिर राइम, जिसको तुकबंदी कहते हैं हम। और रिदम, मेलोडी, लय, लय बन जाता है तो फिर संगीत ही बन जाता है वो, जैसे कई लोग तरन्नुम में गाते हैं। तो पहले फॉर्म से बंधी हुई थी कविता, और बाद में 20वीं शताब्दी में आज़ाद हो गई कि लोगों ने प्रोज पोइट्री भी लिखना शुरू किया, यानी कि वो गद्य में पद्य लिख रहे हैं। कि ये विचार हुआ कि सिर्फ फॉर्म से बंधी हुई नहीं है कविता, एक सेंसिबिलिटी से है, एक भावना से है। तो अगर आपकी काव्यात्मक भावना है तो गद्य भी काव्यात्मक हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और स्वच्छंद कविता लिखने जाने लगी, जिसमें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि राइम हो, तुकबंदी हो। तो हर तरह की कविता पिछले 100 साल में प्रोलिफरेट हुई, जो कि हर आर्ट के हर फील्ड में है। मॉडर्न आर्ट आया, पोस्ट मॉडर्न आर्ट आया, उसमें हर तरह का आर्ट में क्यूबिज्म आया, पिकासो ने क्यूब्स पेंट करने शुरू किए। तो कई वाइल्ड आर्ट भी होता है। अलग अलग कुछ ना कुछ होता है जी, तो बहुत किस्म की के प्रयोग किए गए पिछले 100 वर्षों में, बहुत किस्म के प्रयोग किए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे सर, नॉर्मल आप इंग्लिश में ही कविता लिखते हैं या फिर हिंदी में भी लिखते हैं? ये ज़्यादातर इंग्लिश में, पर पिछले कुछ सालों से फिर से, स्कूल में हिंदी में लिखता था, पिछले कुछ सालों से फिर से हिंदी में लिखना शुरू किया है। इंग्लिश के ही प्रोफेसर है इसलिए इंग्लिश में लिखते हैं? हाँ, वो तो ऐसा है भी कह ही, सकते वो हैं। तो है ही कि वो ट्रेनिंग है। और दूसरी बात ये है कि आज़ादी के बाद हिंदी उर्दू का इतना कन्फ्यूजन हो गया है यहाँ पर। कन्फ्यूजन से ज़्यादा ये कि हिंदी जो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, जो मैंने पढ़ी, वो बहुत अच्छी क्लिष्ट हिंदी, वो इतनी संस्कृताइज्ड हिंदी थी कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी, जिसमें कि आप लोगों की आम कहानी जैसे प्रेमचंद में होती है, वो नहीं बोल सकते। वो जयशंकर प्रसाद वाली हिंदी पढ़ाई गई थी, तो उसमें थोड़ा गैप था ये समझने में कि जो मैं एक्सपीरियंस महसूस कर रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ उसमें गैप है। और उर्दू का तो 1000 साल का इतिहास है, उसमें गालिब, मीर, पता नहीं कौन-कौन है। तो अंग्रेज़ी ऐसा है जो किसी की भी नहीं है हिंदुस्तान में, हाँ जी, वो तो है। और अंग्रेज़ी का इतिहास भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अंग्रेज़ी में जगह बनाना मेरे ख़्याल से आसान है। आसान है, हिंदी अच्छा। और उर्दू से ज़्यादा आसान है, अगर आप अच्छा। क्योंकि अंग्रेज़ी तो मर्चेंट्स की भाषा है, व्यापारियों की। साहित्य का तो उनका इतिहास नहीं, साहित्य का तो हमारा इतिहास है। तो खैर, पर ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते हैं। हालाँकि भाषा कोई बैरियर नहीं होता है साहित्य के लिए। तो मुझे सहज लगता है अंग्रेज़ी में ही, शायद क्योंकि बचपन से ही पढ़ा है। रुचि होती है। हाँ, मैं बचपन से ही पढ़ा हूँ, नर्सरी स्कूल से ही अंग्रेज़ी, तो सहज हूँ। पर हिंदी भी
हिंदी मातृभाषा है, तो अब हिंदी में भी दोबारा से लिखने की कोशिश कर तो रहा हूँ। सर इसी बात पे एक हिंदी में आप एक कविता सुनाइएगा। कविता का शीर्षक है संपाति की संपत्ति, और ये किस समय लिखा था आपने? ये 2 साल पहले लिखा है, और ये जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जो हैं उनके बारे में एक सूफी कविता है, थोड़े गिले शिकवे हैं उनसे, और ये रामायण से शुरू होती है और महाभारत तक आती है। तो मैं आपको शुरू के कुछ लाइन सुना देता हूँ। संपाति उड़े राम के धाम से। संपाति जटायु के भाई थे, गिद्ध थे, जो कि जिनको खोजना था लंका कहाँ है। संपाति उड़े राम के धाम से, पहुंचे कुरुक्षेत्र बड़े आराम से। चिंता का कोई विषय नहीं, यहाँ सब मृत हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, सभी लोग मृत थे। प्रभु ने भी भांप लिया कि प्रभु ने ही पाप किया। तो प्रभु को भी पता चला कि इतना जो ध्वंस हुआ है इसका जिम्मेदार मैं हूँ। गांधारी के लोचन उगल रहे थे शोले, त्रिलोचन बोले अब जो होना है होले। गांधारी ने कहा प्रभु हो या परात्पर हो, जो भी हो मृत्यु नृत्य देखने को तत्पर हो। तो ये तो केवल झांकी है, द्वारकाधीश द्वारका अभी बाकी है। और इस प्रकार से तो ये गांधारी ने जो श्राप दिया था कृष्ण को कि अगर आप चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, पर आपके होते ये युद्ध हुआ, तो आपके साथ भी यही होगा द्वारका में। तो उसके आगे जगन्नाथ कैसे, श्री कृष्ण से जगन्नाथ तक की यात्रा कैसे है, उसके बारे में जिक्र है। चलिए सर, इंटरव्यू का आखिरी पड़ाव चल रहा है, तो एक इंग्लिश में भी सुनना चाहूंगी मैं आपका। जी ज़रूर। तो एक प्रेम कविता सुना देता हूँ आपको, जो पहली कविता है इस किताब की, फाइंड मी लेनेट कोहेन। इसका नाम है रिमेम्बरेंस सॉन्ग। Remembering those days when we parted ways, when you said this is the last time, and I gave you my last rhyme. It was a moment frozen, sometimes I think too brazen, for the fate not to have pushed the pause button. No time is last time, your sweat, my grime, will be repeated over and over in other names beyond time. Remembering those days when we parted ways also makes me remember the last ember of the last cigarette of the last vignette. बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आखिरी क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगी, जो आने वाले अब जनरेशन है, आने वाली कवि जो बनना चाह रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? वही जो पहले दी थी कि कविता को, बहुत सारी कविताएं पढ़िए, ना सिर्फ कविता, किसी भी अच्छे राइटिंग को पढ़िए, और एक कवि को अपना गुरु बनाइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छी, हर किसी का एक ना एक आइडल होता है कि हाँ ये मेरा ये आइडल है, मुझे इसके तरह हाँ बनना है। ज़रूर, आइडल जब आपको मिल जाए खोजते खोजते, तब जब तक ना मिले तब तक खूब पढ़िए, और अच्छे राइटर्स को पढ़िए, और सारी चीज़ें पढ़िए। ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, थिएटर भी, फिक्शन भी, पोइट्री भी, और जहाँ पर आपको गुरु मिल जाए वहाँ रुक जाइए, जब तक ना मिले तो पढ़ते रहिए। और साहित्य की सबसे बड़ी बात है एज अ राइटर कि यू शुड हैव द एबिलिटी, और यू शुड ट्राई टू पुश द लिमिट्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी भाषा की जो सीमाएं हैं उसको तोड़ते रहना चाहिए। जैसे कोई शब्द जो बहुत बहुत यूज़ होके बेमानी हो गया हो, उसको नया नया रंग दीजिए, कुछ नया मीनिंग दीजिए। जैसे मान लीजिए प्यार जैसा शब्द है, लव जैसा शब्द है, अब इतनी बार इतने तरह से प्रयोग होता है कि वो एम्प्टी हो जाता है, उसकी मीनिंग खाली हो जाती है। तो उसको नए तरीके से ढालकर उसको नया मीनिंग दीजिए, शब्दों को की सीमा से पार जाकर। तो एक सेंसिटिविटी भाषा के प्रति होना बहुत आवश्यक है, जो कि आजकल होता जा रहा है। जो हम कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे, या उसका इम्प्लीकेशन कि मैंने आपको कुछ बोला गुस्से में या कुछ, उसका क्या असर होता है। शब्दों का हमेशा असर होता है। तो शब्दों के प्रति संवेदना होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ अमित रंजन जी मौजूद थे, जो एक कवि भी हैं, एक प्रोफेसर भी हैं और एक लेखक भी हैं, और साथ ही साथ आपको यही बता दूं एक पत्रकार भी हुआ करते थे ये, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने कविता की शुरुआत करी, और इन्होंने एक नहीं 3-4 इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, जिन्होंने सुनाया भी कि कौन कौन से इन्होंने कविताएं लिखी और काफ़ी खूब कविता सुनने को भी मिली। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए PPM टाइम्स। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।